क्या आपने कभी सोचा है कि दिन भर की भाग दौड़, तनाव और जिम्मेदारियों के बीच अगर आपको सिर्फ कुछ मिनट ऐसे मिल जाए जो आपके मन को शांति, शरीर को ऊर्जा और जीवन को एक नई दिशा दे सके तो कैसा लगेगा? नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो एमईटी 107.8 एफएम पर और मैं हूं आपकी होस्ट प्रिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपने काम, पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच खुद को समय देना भूल जाते हैं। ऐसे में योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो हमें भीतर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाती है। भारतीय संस्कृति की यह अमूल्य धरोहर आज विश्व भर में अपनाई जा रही है। इसी महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के प्रतिष्ठित योग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय सिंह जी। सर, योग शिक्षा, शोध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रखते हैं और हजारों विद्यार्थियों एवं लोगों को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन की दिशा दे चुके हैं। सर, आपका रेडियो एमईटी 107.8 एफएम पर हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिया जी। सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि सर, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब से शुरू हुआ और इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर 2014 में यूएन से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पहली बार पूरी दुनिया में 2015 में 21 जून 2015 को पहली बार विश्व योग दिवस मनाया गया और तब से अब तक 11 वर्ष हो गए हैं। तो इस बार जो है वो 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जी। और इसका महत्व की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री जी जो अपने आप में खुद एक योगिक पर्सनैलिटी हैं, योग उनके लाइफ स्टाइल में दिखता है, उनके एटीट्यूड में दिखता है और वो खुद भी रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत की तरफ से सारी दुनिया के लिए यदि कोई एक सबसे बड़ा उपहार हो सकता है वर्तमान समय में, जब सारी दुनिया में बहुत तनाव है और प्रकृति का बहुत ह्रास हो रहा है और वैश्विक शांति बड़े खतरे में है लगातार। अभी हाल में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से ईरान और यूएस का जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से। तो पूरी दुनिया में शांति के लिए, सद्भाव के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए और मनुष्यता के कल्याण के लिए मैं कहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये प्रस्ताव रखा और यूएन ने उसको एक्सेप्ट किया। तो इसलिए सारी दुनिया के लोग, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम बहुत बड़े स्केल पर फॉर्मली जब ऑर्गेनाइज होने लगता है तो उन लोगों तक भी पहुंच जाता है जिनके पास वो यूजुअली नहीं पहुंच पाता। तो ये इसका महत्व है कि सारी दुनिया के लोग योग उस प्रकार से करें। बिल्कुल सर, जैसा कि आप योग से जुड़े हुए हैं और संस्कृत का योग एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ है जैसा कि आप जानते हैं जी। और सर, संस्कृत ग्रंथों में योग के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं जी जी। और हम एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन में हैं, तो आप समुदाय को जोड़ते हुए उनके अर्थों को स्पष्ट करिए और लोगों को बताइए कि उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। योग शब्द को यदि हम संस्कृत भाषा की दृष्टि से देखें तो युज धातु से योग बनता है और जिसका अर्थ होता है जोड़ना। तो युजिर योगे, युज समाधौ, युज संयमने, इस तरह के 3 अर्थ निकलते हैं धातु पाठ के आधार पर, पाणिनि व्याकरण के आधार पर। तो योग का अर्थ है जोड़ना और योग का अर्थ मन का संयम भी है और योग का जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ है वो योग समाधि के दृष्टिकोण से है। तो योग मतलब समाधि, और समाधि क्या है? समाधि मन की एक ऐसी अवस्था है जिस समय मन के अंदर जो
जन्म जन्मांतर के संस्कार होते हैं, जो हम अपने अनुभवों के आधार पर हमारे मन में जो इकट्ठे होते रहते हैं, वो संस्कार के कारण हमारे कर्म और फिर नया जन्म लगातार चलता रहता है। योग साधना जब कोई व्यक्ति करता है, कोई साधक करता है, तो वो संस्कार धीरे धीरे क्षीण होते हैं, कम होते चले जाते हैं, और फिर वो मन हमारा जो है, चित्त हमारा जो है, वो संस्कारों से बिल्कुल रहित हो जाता है, क्लीन हो जाता है एकदम। तो वो जो अवस्था है, वो निरुद्ध अवस्था, वो समाधि की अवस्था है कि संस्कार पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। उसी को अलग अलग ग्रंथों में मोक्ष का भी नाम दिया गया है, उसी को मुक्ति कहा गया है, उसी को कैवल्य कहा गया है, और उसको कहा गया है कि वो मन की एक तरह से मन तो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, एकदम क्लीन हो जाता है, चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, और जो साधक है वो अपने जो आत्मस्वरूप है, जो उसका ट्रू सेल्फ है, उसमें वो प्रतिष्ठित हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा अर्थ हमें बताया इसका। सर, इसी के सिलसिले में मैं आगे आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं आज की ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, तो इसमें योग का महत्व जो है वो बढ़ रहा है, और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोगों को योग करने की आवश्यकता इतनी क्यों महसूस हो रही है आज के जीवन में? एक तो प्रकृति के साथ जो तालमेल था इंसान का हजारों साल से, वो पिछले 100 वर्षों में, या मैं कहूँगा 150-200 वर्षों में बहुत ज़्यादा खराब हो गया। 150-200 साल पहले तक जब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, तो जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो लोग रहते थे, वो लोग अपने यहाँ की प्रकृति के हिसाब से उनके जीवन यापन करने का तरीका था, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके कपड़े, उनके तौर तरीके, उनके रीति रिवाज, त्योहार, वो सब वहाँ की प्रकृति के आधार पर होते थे। जंगल में जो आप देखते हैं भारत में भी, जहाँ पर अभी आदिवासी समाज अभी भी रहता है, जी। तो प्रकृति के साथ उनका तालमेल है, जंगल में पेड़ों के साथ, लकड़ियों से। और पुराने समय में तो जो योग साधक होते थे वो कंदमूल फल खाते थे। और सच्चाई तो ये है कि इंसान के खाने की चीज़ें कंदमूल फल ही हैं। बाद में सिविलाइजेशन के वजह से ये जो हम खाना खाते हैं, अगर मैं बिल्कुल गहराई में चले जाऊं तो जो गेहूं है, चावल है, ये सब आदमियों के खाने का नहीं था। ये तो ओवर द टाइम सिविलाइजेशन में आया हमारे पास, क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हुआ हजारों साल पहले। तो वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन होने पे जो है ऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग होनी शुरू हो गई। तो पहले प्रकृति ने आदमी के लिए वही चीज़ें बनाई थी जो जैसे जिनको कंदमूल फल हम कहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो आज भी अगर कोई भी आदमी वो जो प्राकृतिक जो एक डाइट है, नेचुरल जो डाइट है, आज भी अगर कोई इंसान उस नेचुरल डाइट को फॉलो करे तो आप देखेंगे वो उसकी हेल्थ ज़्यादा बेटर होती है। अभी भी गाँव के जो लोग रहने वाले हैं, या जो वनों में या प्रकृति के निकट रहने वाले पहाड़ पे, तो उन लोगों को आप देखेंगे कि उनकी जो सेहत है और उनके जो पैरामीटर्स हैं हेल्थ के, वो बाकी जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनके मुकाबले बेटर हैं। तो बहुत ज़्यादा भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो गई, बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया। इतनी बीमारियां पहले कभी दुनिया में नहीं थी जितनी पिछले 50 सालों में हो गई हैं। 50 साल पहले तक कम लोग बीमार पड़ते थे, और बहुत बीमार होने पर हॉस्पिटलाइज होते थे। मतलब मैं 30 साल पहले तक का मुझे याद है, जब मैं छोटा था, बच्चा था, तो बीमार होना मतलब बुजुर्गों का काम था कि बुजुर्ग है, बीमार हो गया, अभी लास्ट स्टेज पे है, तो हॉस्पिटलाइज होगा, तो शायद अब हॉस्पिटल में चले गए तो अब भगवान जैसा भी होगा सेवा कर लो उनकी, या उनके लिए दुआ मांग लो। क्योंकि जब आदमी 70-80 का हो जाता तो जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि पैदा ही हॉस्पिटल में हो रहा है बच्चा, और पैदा होते ही वो दवाइयों पे ही जिंदा है। वो उसका खाने पीने में भी दवाइयाँ मिली हुई हैं, ठीक है, बहुत सारा केमिकल प्रोसेसिंग, हर चीज़ की केमिकल प्रोसेसिंग हो रही है। हर चीज़ को लंबे टाइम तक बचा के रखने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अननेचुरल हो गई हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में। तो स्वाभाविक है कि योग की जो विद्या है, योग का जो लाइफ स्टाइल है, अगर वो कोई अपनाएगा तो नेचुरली उसके लिए वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक मेडिसिन भी है, और उसके लिए एक रेमेडी है
कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में, इस जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई, इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में वो कैसे जो है कोप अप कर सकता है। तो योग इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे अब अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, जैसा कि आप जानते हैं जो भारत के युवा हैं ये हमारे देश के भविष्य हैं। तो सर, युवाओं और विद्यार्थियों के लिए ऐसे कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो उन्हें करना चाहिए, जिनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जो दिनचर्या है हमारी, वो दिनचर्या की शुरुआत से ही योगिक जो लाइफस्टाइल है वो शुरू हो जाता है। हमारे देश में योग की संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त में उठना या अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठना, इसको बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत ज़रूरी माना गया है। तो युवाओं को सबसे पहले तो ये आदत अपनी बनानी चाहिए कि वो सुबह सूर्योदय से पहले उठना शुरू करें। आजकल मोबाइल टेक्नोलॉजी और ये सब सोशल मीडिया की वजह से वो सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, रात में जागते रहते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं। इसकी वजह से एक तो उनका पूरे दिन जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहता है, फोकस उनका नहीं बन पाता है, और मेंटल फोग, मेंटल क्लटर उनका कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो वो अगर मेंटल क्लैरिटी उनको चाहिए तो सुबह जल्दी उठना वो ज़रूर वो शुरू करें। एक अपनी जो डाइट है उसको बैलेंस करें, क्योंकि इस जो हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है, वो किसी भी इंसान के लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। कोई भी युवा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहे, वो कितनी भी तरक्की करना चाहे, किसी टारगेट को अचीव करना चाहे या बहुत मौज मस्ती भी करना चाहे, अगर हेल्दी नहीं है तो वो मौज मस्ती भी नहीं कर सकता, बिल्कुल, दोस्तों के साथ घूमने भी नहीं जा सकता। तो इसलिए बाकी सबकी चिंता मत करो, लेकिन अपने हेल्थ की तो चिंता करो। तो मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि जब आप 25-30 साल की उम्र तक होते हैं तो कई बार बॉडी आपकी सारी आपकी गलतियों को और आपके जो भी आप होच पौच क्रिएट कर लेते हैं, जो भी मैस क्रिएट कर लेते हैं आप अपने शेड्यूल में, आपकी दिनचर्या में, उस सब को झेल जाती है। लेकिन 30-35 की उम्र के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आजकल, पहले तो बहुत लंबा टाइम लगता था क्योंकि बहुत प्योर थी सारी चीज़ें, लेकिन आजकल 30-35 की उम्र के बाद वो सारे जो हेल्थ के रिस्क है वो सारे सामने आने लगे हैं। यूथ जो है 30 से 40 के बीच में लोगों को हार्ट अटैक आने लगा है, लोगों को किडनी और लीवर की प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, डायबिटीज़ होने लगा है। तो ऐसे में हेल्थ को ध्यान रखते हुए अपनी दिनचर्या ठीक करें, सबसे पहले तो ये युवाओं को ज़रूरी है। फिर कुछ आसन हैं जो बड़े सिंपल हैं, जैसे सूर्य नमस्कार है, सूर्य नमस्कार करें। वो अगर एक दिन में कोई 12 से शुरू करके 20, 21, 50 तक भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 12-15 सूर्य नमस्कार के राउंड करें, कुछ कार्डियो कर लें, ठीक है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं, और वो इतने सिंपल है कि उसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें, और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। ये पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई पहली बार कर रहा हो, इस सब चीज़ों को स्टार्ट कर रहा हो, तो वो कैसे स्टार्ट करे? पहली बार कर रहे हैं तो योग अभ्यास की शुरुआत के बारे में ऐसा कहा गया है कि अगर वसंत और शरद ऋतु में शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। वसंत और शरद ऋतु का मतलब होता है कि जो सबसे सुहावना मौसम पूरे साल का होता है, 2 बार, एक बार मार्च अप्रैल के टाइम पे और एक बार अक्टूबर के टाइम पे। उसी टाइम पे हमारे भारत देश में नवरात्रि का उत्सव भी मनाया जाता है, 9 दिन की नवरात्रि होती है, उत्सव मनाते हैं, उसमें हम उपवास भी रखते हैं। तो वो उस दौरान सबसे बढ़िया होता है शुरुआत करने के लिए। और शुरुआत धीरे धीरे करें, एकदम तेज से ज़्यादा जो हैवी जो एक्सरसाइज हैं, जो ज़्यादा इंटेंस प्रैक्टिसेस हैं, वो एकदम से ना करें। प्राणायाम भी कर रहे हैं तो धीरे धीरे करें। प्राणायाम करने का तरीका है कि आप डीप ब्रीदिंग से शुरू करें, फिर बाद में कुंभक और वो सब चीज़ें आती हैं। तो और आज के समय में इधर उधर से देख के सीख लेते हैं, उससे ज़्यादा बढ़िया है कि YouTube पर भी बहुत सारे ऐसे प्रमाणिक ऐसे चैनल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के भी हैं, MDNIY के भी हैं, कुछ प्राइवेट लोगों के भी हैं, कुछ जो बड़े योगा के मास्टर्स हैं बड़े, उनके भी चैनल्स हैं। तो वहाँ से बहुत अच्छे से वो सीख सकते हैं। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आज के समय में, बस आपके पास विल पावर होनी चाहिए, आपका खुद का इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे हेल्दी रहना है और हेल्दी रहना मेरी प्रायोरिटी है।
बिल्कुल सर। सर इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, ये इनके जीवन में योग का क्या महत्व है और इनके जीवन शैली पर योग कैसे प्रभाव करता है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। महिलाओं के लिए तो निश्चित रूप से, क्योंकि उनका काम दिन भर का होता है, तो उनको योग से बहुत शक्ति भी मिल सकती है। और उनको अगर कोई लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स भी आजकल बहुत चल रही हैं, जैसे PCOD, PCOS, और उसके अलावा कई बार नेक पेन की प्रॉब्लम होती है और डायबिटिक भी हो जाते हैं, तो ये जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हैंडल करने में और इनसे बचने में योग बहुत अच्छी भूमिका निभा सकता है। और वही कुछ चीज़ें यूनिवर्सल हैं, कॉमन हैं सबके लिए, कि सुबह सही टाइम पे उठें और अपनी डाइट का वो ख्याल रखें, और कुछ जो सिंपल आसन है, जैसे बटरफ्लाई पोस्चर है, तितली आसन जिसको बोलते हैं, वो कर सकते हैं। और हल्के फुल्के व्यायाम महिलाएं कर सकती हैं। शशांक आसन है और कटी चक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, और कुछ जो योगिक जॉगिंग की कुछ पोस्चर्स हैं जो स्वामी रामदेव जी के माध्यम से लोगों को पता चले। सब लोग अपनी अपनी टेक्निक बना लेते हैं, जी। तो वो एक वार्म अप की एक टेक्निक है उनकी, तो उसको भी देख के कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा योगा प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो प्रोटोकॉल है, वो प्रोटोकॉल अपने आप में इतना बैलेंस्ड है और इतना होलिस्टिक है कि उसको अगर आप सीख लो ठीक से, सारी दुनिया में इस टाइम चल रहा है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सब लोग करा रहे हैं, तो कहीं से भी उसको सीख सकते हैं और उसी को अपना लो, तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और बच्चों के लिए भी फिर वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा सर, गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी ऐसे आसन हैं जो महिलाएं अपना सकती हैं, ये हमारे कम्युनिटी के लोग आपसे जानना चाहते हैं। गर्भावस्था में कुछ सावधानियां विशेष रूप से रखनी होती हैं, वो जो कई बार डॉक्टर्स भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और स्वयं भी उसको अनुभव में आता है वैसा। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज, हार्ड कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज ना करें जिससे आपके जो उदर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता हो। तो कोई भी फॉरवर्ड बेंडिंग चीज़ें नहीं करनी है, और जिससे पेट पे प्रेशर पड़ता हो, जैसे मंडूक आसन है, या फॉरवर्ड बेंडिंग के जैसे मान लीजिए पश्चिमोत्तान आसन है, तो उस तरह की क्रियाएं, त्रिकोण आसन आदि की क्रियाएं नहीं करनी है। तितली आसन कर सकते हैं थोड़ा अपनी सहूलियत के हिसाब से, बटरफ्लाई पोस्चर। उसके अलावा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, अपने जोड़ों के जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, और धीरे धीरे गति उसकी मध्यम रखें। तो जितने ऐसे सारे आसन जिसमें आपके पेट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, और ऐसे सारे प्राणायाम भी वो कर सकते हैं। जैसे कपालभाति है, तो कपालभाति में चूँकि बार बार पेट पे एक जो है स्ट्रोक लगता है, तो उसको अवॉइड करें और सावधानी रखें। और उसमें भी जो फर्स्ट और जो ट्राइमेस्टर का सिस्टम है, जो मेडिकल साइंस के हिसाब से जो सेंसिटिव होता है काफ़ी, उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा सावधानी ज़्यादा रखें। जी सर, योग और प्रतिरोधक क्षमता जो होती है रोगों से, इसके बीच में क्या संबंध है? जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है और जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है पूरा, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनसे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और हमारी इम्यूनिटी जिससे बूस्ट होती है, उन सब चीज़ों पे योग का बहुत बहुत अधिक प्रभाव है। जब आप आसन करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, और आप प्राणायाम करते हैं, तो जो भ्रामरी प्राणायाम है जैसे जी, तो वो आपके पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, और पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी से संबंधित है। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम से या ओम का जो उद्गीत प्राणायाम है, जब करने से आपके ब्रेन में जो है जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, वो सारी अब आज तो रिसर्च हो गई है उस बात पे, बहुत डीप रिसर्च हो रही है कि कैसे वो बहुत ज़्यादा आपको, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी स्लीप क्वालिटी के लिए, आपके रूटीन के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जी। तो कुछ प्राणायाम जो है उसमें बड़े लाभकारी हैं, जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, डीप ब्रीदिंग है। जी। और जो जैसे मैंने बताया, अगर सामान्य रूप से अगर कोई स्वस्थ है तो सूर्य नमस्कार और जो रूटीन की कुछ चीज़ें हैं
वार्म अप करने के बाद, तो वो भी बड़े लाभकारी होते हैं। जी सर, योग जो है वो भारतीय परंपरा और संस्कृति का धरोहर है, जैसा कि आप जानते हैं। तो सर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी लोग ये योगों को बहुत अच्छे से अपना रहे हैं। योग के जितने भी आसन्स हैं, प्राणायाम है, सबको बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनाया जा रहा है। सर इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत देश हजारों साल से पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि पूरी दुनिया को उन्होंने ज्ञान दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सारी दुनिया जानती है, इतिहास जानता है। चाइना से, फार ईस्ट से लोग हमारे यहाँ आते थे और आज से 2000 साल पहले जी। और वो योग सीख कर जाते थे। हमारे नालंदा, आपके बिहार में ही है नालंदा, जी, जी। और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय आज से 2000 साल पहले हमारे यहाँ थे। महात्मा बुद्ध आज से 2-2,500 साल पहले यहीं से निकलकर उनका ज्ञान पूरी दुनिया में फैला। और आज भी सारी दुनिया इस बात को मानती है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ इतना तनाव है, सारी दुनिया में एक दूसरे की इतनी कंपटीशन में नफ़रत बढ़ गई है लोगों के अंदर, केवल अपना ही अपना, केवल स्वार्थ की ही चिंता करते जा रहे हैं। आपस में जो लड़ाइयाँ हो रही हैं देशों के बीच में, समाजों के बीच में, लोगों के बीच में, परिवार टूट रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, मानसिक शांति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, प्रकृति को बिल्कुल ख़त्म करने पे तुले हुए हैं लोग। तो ऐसे में जो समझदार लोग हैं पूरी दुनिया में, वो पहले भी देखते थे, अभी भी देखते हैं कि क्या रास्ता है। जी। हमारे जो शास्त्र थे, योग के शास्त्र, उपनिषद आदि जो हमारे शास्त्र थे, तो आज से 100, 200, 400 साल पहले भी पूरी दुनिया के लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि भारत का जो ज्ञान है, जो ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान है, वही एक ऐसा ज्ञान है जो किसी मनुष्य को सच्ची शांति दे सकता है। उपनिषदों के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि पूरी दुनिया के विद्वान ऐसा कहते हैं। जी। तो योग भी एक ऐसी विद्या है कि समझदार आदमी दुनिया के किसी भी कोने में होगा तो योग से उसका कोई विरोध कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल। कोई क्षुद्र मानसिकता से, संकीर्ण मानसिकता से, जिसे केवल झगड़े में आनंद मिलता है या अलगाव में जिसको आनंद मिलता है या दोष दृष्टि जो सब चीज़ों में रखता है, ऐसे व्यक्ति बनाते रहते हैं बातें। लेकिन समझदार आदमी सारी दुनिया में वो योग कर रहे हैं। पूरी दुनिया के 150 से ज़्यादा देश योग कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस पावन अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर एक पावन अवसर है। जिंदगी में अच्छी आदतें, अच्छी बातें, अच्छे काम, जाने या अनजाने, खुद से या किसी और के कहने से, जब भी मौका मिले हमें करते रहने चाहिए। बिल्कुल। तो योग एक ऐसी विद्या है, योग एक ऐसी आदत है, योग जीवन शैली का ऐसा अंग है कि वो बड़े सौभाग्य से मिलता है। जब कोई व्यक्ति योग करने लगता है तो उसके जीवन में, उसके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आता है कि उसका मन प्रसन्न हो जाता है, खुशियों से भर जाता है, बॉडी उसकी हेल्दी होती है, एनर्जी से वो भरा रहता है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, जहाँ तक हमारी बात पहुँचेगी, कि साथियों आप जानिए कि ये जो इंसान का जीवन है, मनुष्य जीवन है, ये भगवान ने बहुत बड़ा उपहार आपको दिया है और इसकी कीमत समझिए। इसको सच्चे अर्थों में जीने के लिए योग एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, जिसमें किसी दूसरे आदमी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की आपको खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, किसी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। बिना खर्चे के, बिना साधन के, अपने घर में बैठे हुए बहुत कम संसाधनों में भी आप वो प्राप्त कर सकते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद ज़िंदगी में आपको ये लगेगा कि अब और कुछ पाने की ज़रूरत नहीं रही, मैं कंप्लीट हो गया, मैं कंप्लीट हो गई। और ऐसी खुशी आपको बाहर नहीं मिल सकती जैसी खुशी योग का अभ्यास करने से, योग को समझने से, योग को जीने से आपको अपने अंदर मिलती है। तो आप सबको मैं यही शुभकामना देना चाहूँगा, सबके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि आप वो अंदर की खुशी को तलाशिए, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
डॉक्टर संजय सिंह सर, आपने आज योग के विभिन्न आयामों, उसके वैज्ञानिक महत्व और जीवन में उसकी उपयोगिता के बारे में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी सर, आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सभी ये संकल्प लें कि प्रतिदिन कुछ न कुछ योग से जुड़ी चीज़ें करते रहें। छोटी छोटी ही सही शुरुआत कीजिए, शुरुआत करने से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM। उड़ान है उमंगों की, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं।